हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स का 11th क्लास का आज फर्स्ट चैप्टर हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे। बट उससे पहले फिजिक्स के 11th क्लास में कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है उसका हम एक इंट्रोडक्शन पहले देख लें उस चैप्टर के बारे में। उसके बाद आगे हम लोग वेक्टर्स की ओर बढ़ते हैं। फिजिक्स में 11th क्लास की बात करें, आप इंजीनियरिंग की बात करें, मेडिकल की बात करें, सभी के लिए जो 11th का कॉमन सिलेबस है उसमें फर्स्ट पार्ट का जो चैप्टर है वो मैकेनिक्स है और सेकेंड पार्ट मैकेनिक्स के बाद जो हमें पढ़ना है वह प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। थर्ड पार्ट हम लोग को पढ़ना है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। फोर्थ ऑसिलेशन एंड वेव्स। अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो ये चारों टॉपिक हमें पढ़ना है। और फिजिक्स में मैकेनिक्स का स्टार्टिंग वेक्टर चैप्टर से होता है। अब वेक्टर चैप्टर से स्टार्टिंग होता है, लेकिन वेक्टर से पहले अप्लाइड मैथमेटिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। अप्लाइड मैथमेटिक्स का 4 यूनिट होता है। ट्रिगोनोमेट्री यूनिट होता है, अलजेब्रिक यूनिट होता है, कैलकुलस यूनिट होता है, ग्राफ का यूनिट होता है। जब हम वेक्टर पढ़ते हैं तो वहाँ तक हमें सिर्फ अप्लाइड मैथमेटिक्स के फर्स्ट यूनिट का ज़रूरत पड़ता है, ट्रिगोनोमेट्री यूनिट का। फिर हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स के दूसरे यूनिट का भी इस्तेमाल होना शुरू होगा। वेक्टर्स की जब हम बात करें तो ये मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को भी पढ़ना होता है। मैथ सब्जेक्ट का भी पार्ट है और फिजिक्स का भी पार्ट है। हमारा जो डिस्कशन का मैटर होगा टोटली बेस्ड ऑन फिजिक्स साइड होगा। जो टोटली मैथमेटिक्स का साइड है उसको हम लोग यहाँ पर कवर नहीं करेंगे, बल्कि जो टोटली फिजिक्स का साइड है उसी को हम फोकस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेक्टर से। और वेक्टर्स को समझने से पहले एक टर्म जो आप पढ़ते आ रहे होंगे, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को बेसिकली 2 टाइप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। वन इज स्केलर्स, अदर इज वेक्टर्स एंड थर्ड इज टेंसर्स। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा स्केलर्स एंड वेक्टर्स है। तो हम स्केलर्स के बारे में सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद वेक्टर्स के बारे में समझेंगे। टोटल चैप्टर हमारा वेक्टर के ही डिस्कशन पर बेस्ड है। स्केलर और वेक्टर और टेंसर का इंट्रोडक्शन लास्ट में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली बात जब हम स्केलर्स का करते हैं तो स्केलर्स के बारे में आप सबसे सिंपल डेफिनेशन ये बोल सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग only magnitude and not definite directions।
फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड ही होता है, डेफिनेट डायरेक्शंस नहीं होता है, उसको हम लोग स्केलर्स कहते हैं। अब इसमें सबसे पहला बात ये उठता है कि हम मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं और डेफिनेट डायरेक्शन से हमारा क्या मतलब है। इन दो बातों पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, इसके डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड का सेंस न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट से होता है। किससे होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट से। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 10 kg लिखते हैं तो ये 10 न्यूमेरिकल वैल्यू को दिखला रहा है और इसमें kg जो है वो यूनिट को दिखला रहा है, और ये 10 और kg दोनों मिलकर मैग्नीट्यूड हो गया। तो जब भी हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का बात होता है। अब दूसरा समझना रह गया डेफिनेट डायरेक्शंस। तो ये डेफिनेट डायरेक्शंस क्या होता है? डेफिनेट डायरेक्शंस की हम बात करें तो डेफिनेट डायरेक्शंस में 6 बेसिक डायरेक्शंस को ही डेफिनेट डायरेक्शंस लिया जाता है। 6 बेसिक डायरेक्शंस को डेफिनेट डायरेक्शन दिया जाता है। उसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इन जनरल ये 4 डायरेक्शंस सारे स्टूडेंट यूज करते होंगे। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। शॉर्ट में एन, ई, एस, डब्ल्यू इस तरीके से। लेकिन इसके अलावा जो 2 डायरेक्शंस है, एक अप और दूसरा डाउन। अब बोर्ड पर अप और डाउन को हम कैसे दिखलाएंगे? तो बोर्ड पर अगर अप को दिखलाएंगे तो ये लाइन ऐसे है जो हम लोग को दिखाई नहीं देगा, एयर में खींचेंगे दिखाई नहीं देगा। और डाउन जो बोर्ड को छेद कर दीवार को पार करते हुए दूसरे साइड जाएगा, वो भी हमें दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे केस में हम लोग इमेजिनेशन करते हैं कि ये जो लाइन हमने इस तरीके से बनाया है, ये अगर अप है तो इधर की ओर डाउन है, और इसको डॉटेड करके हमने दिखला दिया। ये अप है तो ये डाउन है। अब ये आपके सोचने पर डिपेंड करता है किसको अप लेते हैं किसको डाउन लेते हैं। अगर अप ऐसे लेते हैं तो इसको ऐसे पकड़कर ऐसे उठाइए, और वो नीचे वाला को ऐसे कीजिए कि जैसे बोर्ड को छेद करता हुआ दीवार से उस साइड से। लेकिन अगर आपका मर्जी करे कि हम इसको अप लेंगे इसको डाउन लेंगे, तो फिर इसको ऐसे उठाना होगा ताकि लगे कि बोर्ड से परपेंडिकुलर है। आप अपने पेज पर जब देखेंगे तो आपके पेज से ऊपर की ओर जो जा रहा है अप हो गया, और पेज को छेद कर जिस बेंच पर कॉपी रखे हुए हैं, बेंच को छेद करके नीचे की ओर जा रहा है, वह लाइन डाउन से हो गई। अब यहाँ पर ये 6 डेफिनेट डायरेक्शंस है, लेकिन स्केलर्स के लिए हमने कहा नॉट डेफिनेट डायरेक्शंस। मतलब स्केलर्स को न तो नॉर्थ से मतलब है, न तो साउथ से मतलब है, न तो ईस्ट से मतलब है, न तो वेस्ट से मतलब है, न तो अप से मतलब है, न तो डाउन से मतलब है। इसको एक्सिस बेसिस पर हम लोग अगर देखें तो इसी को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये प्लस एक्स एक्सिस हो गया, ये प्लस वाई एक्सिस हो गया, ये माइनस वाई एक्सिस हो गया, ये माइनस एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, ये प्लस जेड एक्सिस हो गया, ये माइनस जेड एक्सिस हो गया। लेकिन अगर इसको प्लस लेंगे तब ये माइनस जेड होगा, क्योंकि अप हमने लिया है। तो अप वाला पॉजिटिव लेंगे, डाउन वाला नेगेटिव, तो ये प्लस जेड हो जाता है, ये माइनस जेड। ये जो हमने डेफिनेट डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट किया है, इसको
ऐसे भी लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव वाला को हमने नहीं दिखलाया, माइनस एक्स अंडरस्टूड है ये नहीं दिखलाया हमने, माइनस वाई अंडरस्टूड है ये हमने नहीं दिखलाया। उसी तरीके से आप देखें तो तीनों में केवल पॉजिटिव को हमने दिखलाया और नेगेटिव को नहीं दिखलाया। तो एक्स वाई जेड जब बात करते हैं तो तीनों का जो कट पॉइंट होता है जिसको हम ओ लिख रहे हैं वह पॉइंट ऑरिजिन का हो गया। वह पॉइंट क्या हो गया? ऑरिजिन का हो गया। और ऑरिजिन का जो पॉइंट है वह तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। और तीनों एक्सिस जब बात करते हैं तो प्रत्येक पेयर वाइज दो एक्सिस के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो पेयर वाइज दो एक्सिस के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होगा तब ये तीनों एक्सिस एक्स वाई एंड जेड डिफाइंड होगा। अदरवाइज एक्स वाई जेड को डिफाइंड हम लोग नहीं करते हैं। क्या कंडीशन हमने बताया? एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। अब स्केलर्स के डेफिनेशन में हमने दो टर्म इस्तेमाल किया था। फिर से आप सुनिए कौन कौन सा टर्म इस्तेमाल हुआ था। एक टर्म था स्केलर्स, एक टर्म था मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या था? डेफिनिट डायरेक्शंस। हमने मैग्नीट्यूड को समझा न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट के टर्म में, फिर डेफिनिट डायरेक्शन को हमने समझा एक्स वाई जेड के टर्म में या नॉर्थ ईस्ट अप डाउन के टर्म में। अब इससे आगे हम बात करते हैं तो ऑल स्केलर्स आर एडेड, और स्केलर्स आर एडेड बाई अलजेब्रिक रूल। ये अलजेब्रिक रूल क्या होता है? आप लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सब अलजेब्रिक रूल ये है। लाइक 2 + 3 = 5, 8 + 9 = 70, ये सब जो पढ़ते आ रहे हैं ये सब क्या है? अलजेब्रिक रूल है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या एडिशन का रूल और भी कुछ होता है जिसमें हम 2 + 3 5 नहीं भी कर सकते हैं? बिल्कुल, फैक्टर में ऐसा ही होता है। 2 + 3 5 भी हो सकता है, 2 + 3 1 भी हो सकता है, 2 + 3 1 और 5 के बीच में कुछ भी हो सकता है, जो हम आगे वेक्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों? तो वेक्टर डायरेक्शन पर बेस्ड होता है, डायरेक्शन पर आधारित होता है। बिना डायरेक्शन का हम वेक्टर की बात नहीं करते हैं और स्केलर में डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इस एग्जाम्पल्स के साथ साथ आप थिंकिंग भी देख सकते हैं, सिंपली सोच भी सकते हैं कि क्या है नहीं है। अब जैसे इसके एग्जाम्पल में हम लेंथ की अगर बात करें, लेंथ की बात करें तो लेंथ स्केलर होता है। क्यों? तो इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। अब जैसे देखो इसका लेंथ आपसे पूछा जाए तो आप अप डाउन पोजीशन में रखते हो। हम मान लो कि यह 10 सेंटीमीटर है, तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखोगे तो क्या ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा? नहीं ना, 10 सेंटीमीटर ऐसे भी था, 10 सेंटीमीटर ऐसे भी है, और नॉर्थ ईस्ट में भी रखोगे तो 10 सेंटीमीटर ही है। मतलब लेंथ है, हाइट है, ये सबको मतलब नहीं है कि डायरेक्शन क्या है नहीं है। तो चूंकि लेंथ हाइट ये सब डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए सब इस क्या रखते हैं? स्केलर में कंसीडर करते हैं। लेंथ, रेडियस, डिस्टेंस, हाइट, वेवलेंथ, यह सब टर्म अलग अलग भले ही आपको लग रहा होगा, लेकिन सबका सेंस क्या है? लेंथ। और ये सारा का सारा क्या है? स्केलर है। स्टार यहाँ पर हमने लेंथ और रेडियस में डाला है और कहीं हमने नहीं दिया है। हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये स्टार का मतलब क्या है। सेकेंड
टाइम, टेम्परेचर, एरिया, इसको हम लोग डबल स्टार कर रहे हैं। ये डबल स्टार, क्योंकि सिंगल स्टार का कहीं और हम यूज करेंगे, इसलिए हमने डबल स्टार। टाइम, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, मास, ये सारे के सारे स्केलर हैं। आप कैसे सोचेंगे स्केलर है? जैसे लेंथ और हाइट के बारे में बताया हमने, उसी तरीके से आप टाइम के बारे में सोचें। नहीं, टाइम जब भी आप डिस्कस करते हैं तो कभी नहीं बोलते हैं कि घड़ी के 11 बजे हैं नॉर्थ डायरेक्शन में। नहीं, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं ना। मान लो आप क्लास 30 मिनट का करते हैं तो आप कभी बोलते हैं कि मैंने क्लास 30 मिनट तक ईस्ट डायरेक्शन में किया, वेस्ट डायरेक्शन में किया। मतलब जब टाइम का आप डिस्कशन करते हैं तो किसी डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए टाइम स्केलर वैल्यू है। टेम्परेचर की भी बात करें, आप अपना फीवर मेजर करते हैं, डॉक्टर थर्मोमीटर दे देता है। थर्मोमीटर जब उसका लगाते हैं तो डॉक्टर कभी आपको नहीं बोलता है इस डायरेक्शन में खड़ा होना है कि वेस्ट डायरेक्शन में। क्यों? आप किसी डायरेक्शन में खड़ा होइए, टेम्परेचर तो उतना ही रहना है। इट मीन्स कि ये सब को कहीं कोई डेफिनेट डायरेक्शन से मतलब नहीं है। उसी तरीके से एरिया में आप सोचें, मान लो कि किसी रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी लिखते हैं, तो L इंटू बी जब लिखते हैं तो L इंटू बी, आप जैसे इस बोर्ड को आप सामने से देख रहे हैं, ऐसे रखे हुए हैं, इस बोर्ड को उतार कर जमीन पर रख दीजिए, तब भी इसका एरिया L इंटू बी उतना ही रहेगा। ऐसे लटकाए हुए तब भी L इंटू बी उतना ही रहेगा। मतलब एरिया क्या है? स्केलर है। लेकिन डबल स्टार जो हमने लगाया, ये डबल स्टार का मीनिंग है कि एरिया स्केलर होता है, लेकिन खास कंडीशन में एरिया वेक्टर भी होता है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे वेक्टर के बाद कि आखिर एरिया स्केलर और वेक्टर दोनों कैसे हम ट्रीट करते हैं। ठीक उसी तरीके से लेंथ और रेडियस यहाँ हम स्केलर में बताएं और आगे हम बताएंगे कि वेक्टर के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो डबल स्टार जहाँ हम लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो स्केलर के रूप में भी यूज होता है और वेक्टर के रूप में भी यूज होता है। थर्ड नंबर, स्पीड। स्पीड के बारे में आप लोग समझते हैं, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई टाइम। ये डिस्टेंस भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है और स्पीड भी क्या है? स्केलर है। स्पीड के बाद वर्क, पावर, ये सब टर्म आप लोग समझते होंगे। वर्क, पावर, एटसेट्रा, ये सारा का सारा स्केलर वैल्यू है। फोर्थ नंबर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, चार्ज, वोल्टेज, ये सारा का सारा वैल्यू स्केलर्स है। स्केलर्स का एग्जांपल अगर हम लिखते रहें तो 11 से लेकर 12 तक बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो स्केलर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो अभी अगर सारे फिजिकल क्वांटिटी को हम यहाँ डिस्कस करें तो शायद याद रखना हमारे लिए मुश्किल होगा, इसलिए हमने जो बहुत जरूरी है उसी का डिस्कशन यहाँ पर किया है। अब यहाँ पर हमने स्केलर्स के बारे में जो समझाया, ठीक इससे उल्टा वेक्टर के बारे में सोचना है। हमने स्केलर्स के बारे में क्या आपको समझाया, फिर से समझ लीजिए कि इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डेफिनेट डायरेक्शंस नहीं होता है। ये जितना भी बोर्ड पर हमने लिखा है किसी में डेफिनेट डायरेक्शंस नहीं होता है। एक और भी एग्जांपल स्केलर्स का हम देखेंगे जो होता स्केलर है बट दिखता वेक्टर की तरह है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट, प्रेशर, इलेक्ट्रिक करंट, प्रेशर, हीट, ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी इस तरह का है कि सभी में डायरेक्शन होता है लेकिन डायरेक्शन इसका डेफिनेट नहीं होता है।
यहाँ पर सिंगल स्टार का मतलब हमने क्या लगाया, these physical quantity have the direction, but direction is not definite, बट ये डायरेक्शन डेफिनेट नहीं है। अब एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, तो आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है तो डायरेक्शन तो उसका आप कहीं कहीं दिखलाते हैं, लेकिन ओरिएंटेशन ऑफ द वायर को चेंज कर दीजिए, तार रखने का तरीका बदल दीजिए तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, बदल जाएगा। इसका मतलब करंट का डायरेक्शन अपना नहीं है, वह किस तरीके से कंडक्टिंग पाथ को आप देते हैं इस पर डिपेंड करता है। डायरेक्शन की बात करेंगे तो करंट का फ्लो हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज की ओर हो रहा है। अब स्विच बोर्ड आपका हायर वोल्टेज है, बल्ब ट्यूब फैन जो यूज कर रहे हैं ये क्या है, लोअर वोल्टेज है। तो ये हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की ओर करंट फ्लो जरूर करता है, लेकिन बीच का जो कंडक्टिंग वायर होता है उसका रखने का तरीका बदल दीजिए तो बीच का पाथ उसका बदल जाएगा, मतलब वो डायरेक्शन उसका डेफिनेट नहीं है। ठीक उसी तरीके से हीट की बात करें तो हीट होता है हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। अब मान लो कि हायर टेम्परेचर बॉडी और लोअर टेम्परेचर बॉडी में ये आपका हायर टेम्परेचर बॉडी है, ये लोअर टेम्परेचर बॉडी है। तो जब इसको हम ऐसे रखे हुए हैं तो हीट का डायरेक्शन इधर है, और इधर रख देंगे तब डायरेक्शन इधर हो जाएगा, और इधर रख देंगे तब डायरेक्शन इधर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हायर से लोअर टेम्परेचर का जो डायरेक्शन है वह डेफिनेट नहीं हो सकता है। बाकी हम बात करें एक और इसमें था ना, आप देख लीजिए हीट प्रेशर। प्रेशर ऑन ए बॉडी इज फ्रॉम ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। मान लो अभी हम खड़े हैं, हम पर एयर का प्रेशर लग रहा है, ये चारों तरफ से लग रहा है, इधर से भी 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 लग रहा है, ऊपर से भी लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे ऊपर जो लगने वाला प्रेशर है ये इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस है, इसलिए इसका कोई डेफिनेट डायरेक्शंस नहीं है। इसलिए ये सब क्या है, डायरेक्शंस है बट डेफिनेट डायरेक्शंस नहीं है, जिसके वजह से ये वेक्टर की तरह दिखता है बट वेक्टर होता नहीं है। तो इस तरीके से टोटली हमने डिस्कस किया स्केलर्स के बारे में। अब स्केलर्स के बाद नेक्स्ट डिस्कशन हमारा वेक्टर्स का है। वेक्टर्स के डिस्कशन की बात करें तो उसी जैसे स्केलर्स को आपने डिफाइन किया था उसी के पैटर्न पर फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड and definite directions both. Physical quantity having magnitude and definite directions both is defined as vectors. These are added by triangle law और parallelogram law of vector addition। वेक्टर एडिशन अलजेब्रिक पैटर्न की तरह हम लोग नहीं करते हैं, ये ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ पर बेस्ड होता है एडिशन, जो अलजेब्रिक एडिशन की तरह नहीं होता है। हमने पहले भी इशारा आपको किया था कि वेक्टर में 3 + 2 5 भी हो सकता है, वेक्टर में 3 + 2
1 भी हो सकता है, और वेक्टर में 3 + 2 1 और 5 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। ट्रायंगल लॉ क्या होता है इसका डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है ये डिटेल आगे पढ़ेंगे। बट उससे पहले हम ये देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डेफिनिट डायरेक्शंस का एग्जांपल्स कौन कौन सा है। इसका अगर एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल्स में सबसे फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट आता है। ये डिस्प्लेसमेंट इसके एग्जांपल में क्यों आता है? डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन आप पढ़ते होंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अब जैसे देखो कि यहाँ पर कोई पॉइंट ए है और यहाँ पर कोई पॉइंट बी है। ए से बी तक जाने का दो तरीका हो सकता है, एक ये भी हो सकता है और एक ये भी हो सकता है। जब ये तरीका हम सोचते हैं तो ये शॉर्टेस्ट नहीं है, लेकिन ये तरीका जब सोचते हैं तब ये शॉर्टेस्ट है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ए से बी की ओर होगा। क्या लिखा है? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अगर ये हमारा ए इनिशियल है और बी हमारा अगर फाइनल है तो डायरेक्शन ए से बी की ओर हम दिखला रहे हैं, और ये एरो जो है ये डायरेक्शन को शो करने के लिए दिखलाया जाता है। एरो का जो पॉइंटेड पोर्शन है इसको हम लोग हेड बोलते हैं और ये पोर्शन को हम लोग टेल बोलते हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन टेल टू हेड की ओर होगा, मतलब किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन टेल से हेड की ओर होता है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। इसी के पैटर्न पर और देखें वेलोसिटी का फार्मूला क्या लिखते हैं आप? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो जैसे वेलोसिटी आपका वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, उसी तरीके से फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अभी क्या बताया था हमने? वेक्टर है। फोर्स भी हमारा क्या है? वेक्टर है। अब मास क्या है? स्केलर है। टाइम क्या है? स्केलर है। जबकि चेंज इन वेलोसिटी क्या है? वेक्टर। डबल एरो जहां जहां लगाए सब क्या है? वेक्टर है, और जहां एरो नहीं लगाए वो सब स्केलर है। तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल हमने देखा, और भी बहुत सारा एग्जांपल है जो इसके बाद हम लोग देखेंगे। फोर्स के बाद पांचवा नंबर टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। यहाँ पर फोर्स वेक्टर हमारा हो गया, टॉर्क भी वेक्टर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? स्केलर है। इस तरीके से बहुत सारा एग्जांपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, जितने भी फील्ड होते हैं सभी वेक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और 7th नंबर एरिया पर हमने डबल स्टार लगाया था। एरिया वेक्टर की तरह भी इस्तेमाल होता है, और
रेडियस वेक्टर, हम आगे बताएंगे कि कब ये वेक्टर की तरह इस्तेमाल होता है। रेडियस वेक्टर, वेरी स्मॉल लेंथ कैन बी treated as वेक्टर। अगर बहुत छोटा सा लेंथ हम लेते हैं तो कुछ ऐसे चैप्टर हैं जहां पर लेंथ को हम वेक्टर की तरह यूज करते हैं, बट उसका डिस्कशन अभी हम नहीं कर सकते हैं, वो 12th के टॉपिक का मैटर है। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। आज के क्लास में मैंने वेक्टर में कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ वेक्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा।